नमस्कार। हम अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग क्लासेस पर आपका स्वागत करते हैं और आज हम संस्कृत में अनुवाद सिखाने जा रहे हैं। संस्कृत में अनुवाद करने के लिए हमें वचन और पुरुष इन्हें पहले समझना होगा। तो संस्कृत में 3 वचन होते हैं और 3 पुरुष होते हैं। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हिंदी में 2 ही वचन माने जाते हैं, एक होता है एक वचन और दूसरा बहुवचन। उसी तरह से इंग्लिश में 2 ही होते हैं, सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। लेकिन संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसी तरह से प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसमें इंग्लिश की अपेक्षा उल्टा है। जो फर्स्ट पर्सन होता है उसमें वह उत्तम पुरुष होता है और जो सेकेंड पर्सन वो सेम है और थर्ड पर्सन जो होता है वह यहाँ प्रथम पुरुष है। तो हमें समझना होगा कि जो प्रथम पुरुष है उसके साथ एक वचन, तो उसी तरह से मध्यम पुरुष के साथ भी एक वचन और उत्तम पुरुष के साथ भी एक वचन, फिर प्रथम पुरुष के साथ द्विवचन, फिर मध्यम पुरुष के साथ द्विवचन और उत्तम पुरुष के साथ द्विवचन। इस तरह से हम देखते हैं कि 3 पुरुष और 3 वचन, तो कुल मिलाकर के हमारे पास 9 फ्रेम बनते हैं। और इसमें हम बता दें कि संस्कृत में जो वह का स होता है और स्त्रीलिंग के लिए अगर वह है तो उसका सा होता है। वे दोनों के लिए तौ और वे सब के लिए ते। इसी प्रकार से तुम के लिए त्वम, तुम दोनों के लिए युवाम और तुम सब के लिए युजम होता है। इसी तरह से मैं के लिए अहम और हम दोनों के लिए आवाम, हम सब के लिए वयम होता है। तो अब बता दें कि पहले फ्रेम में सह, दूसरे में तौ, तीसरे में ते, यानी सह तौ ते। इसके बाद चौथा नंबर में मध्यम पुरुष में आए तो त्वम, युवाम, युयम और उत्तम पुरुष में आए तो अहम, आवाम, वयम। अब हमें ये समझना है कि धातु का भी यही फ्रेम होता है। अगर सेम फ्रेम होता है तो हमें इसी फ्रेम में अगर हम धातु को रख दें तो हमारा अनुवाद आसान हो जाएगा, क्योंकि जो फ्रेम 1 में रहेगा वह 1 के साथ रहेगा, जो फ्रेम 2 में रहेगा वह 2 के साथ होगा। यानी अनुवाद करने में आपको ये समझना है कि जो पहले फ्रेम में है वह पहले फ्रेम में, दूसरे में है दूसरे में। यानी जो कर्ता जिस पुरुष और वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष उस वचन की ही होगी, तब संस्कृत में अनुवाद बनता है। जैसे देख लीजिए, वह पढ़ता है तो सह पठति, वे दोनों पढ़ते हैं तो तौ पठता, वे सब पढ़ते हैं तो ते पठन्ति। यानी जिस फ्रेम में हम रखे हैं इसी फ्रेम में अगर इसको हटा दे तो धातु को रख सकते हैं, अगर करता है तो हमने दोनों को रख दिया है कि आप आसानी से समझ सकते हैं कि सह पठति, तौ पठता, ते पठन्ति, त्वम पठसि, युवाम पठथ, युयम पठथ, अहम पठामि, आवाम पठावः, वयम पठामः। इसके जगह पर आप समझ सकते हैं कि जो पठती यानी कि पठ धातु का है, पठती पठ धातु का हुआ पढ़ने अर्थ में, इसका अर्थ क्या होगा? पढ़ने में। इसी तरह से खादति, खादतः, खादन्ति, खादसि, खादथ, खादत, खादामि, खादावः, खादामः, यानी खाने के अर्थ में हो जाएगा। जाने के अर्थ में गम धातु, गम धातु जाने अर्थ में गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, गच्छसि, गच्छथ, गच्छत, गच्छामि, गच्छावः, गच्छामः। और एक और बात ये हमने आपको बताया है, लट लकार। लट लकार मतलब वर्तमान काल, वर्तमान काल जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रेजेंट टेंस। तो हमारा प्रेजेंट टेंस में लट लकार यानी प्रेजेंट टेंस यानी कि वर्तमान काल। लकार संस्कृत में लकार कहते हैं। वैसे तो लकार 10 होते हैं, लेकिन हम 5 लकारों का सही से अध्ययन करते हैं और उसी से अनुवाद बनाते हैं। तो ये पठती, पठता, पठन्ति, पठसि, पठथ, पठत, पठामि, पठावा, पठामा, ये हमारा लट लकार का सूत्र है और लट लकार में ही हम इस रूप का प्रयोग करते हैं। तो हम अगर वर्तमान काल में अनुवाद बना रहे हैं तो इसी फ्रेम का प्रयोग करना है। बस अगर फ्रेम बदलेगा तो सिर्फ धातु का फ्रेम बदलेगा, कर्ता का फ्रेम वही रहेगा। अगर धातु को हमें बदलना हो तो हमें समझना होगा कि कौन सी धातु किस अर्थ में है। अगर हमको सूंघने के अर्थ में होगा तो जिघ्र धातु का प्रयोग करना होगा, खाने अर्थ में होगा तो खाद धातु का प्रयोग करना होगा, देखने में होगा तो पस धातु का प्रयोग करना होगा या दृश्य धातु का प्रयोग करना होगा।
रुकने में तो स्था धातु का प्रयोग करना होगा। तो इस तरह से हम समझते हैं कि यह फ्रेम ही रहेगा 9, मतलब हमारे पास सीरियल नंबर 9 तक जाएगा, 1 से लेकर 9 तक, और किसी भी लकार में जाए तो ये फ्रेम ही रहेगा। बस इस फ्रेम को आप याद कर लीजिए, संस्कृत में अनुवाद बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। सह तौ ते त्वम युवाम युजम अहम आवाम वयम। उसी तरह से पठति पठत पठन्ति, पठसि पठत पठत, पठामि पठाव पठाम, गस्ति गस्त गच्छन्ति, गस्सि गस्त गच्छत, गच्छामि गच्छाव गच्छाम। इस तरह से हम बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। और संस्कृत में अनुवाद बनाने में बिल्कुल आसान है, क्योंकि जिस तरह से हिंदी में है बस उसी तरह से संस्कृत में होगा। जैसे पहले कर्ता है उसके बाद क्रिया, तो हमें भी संस्कृत में पहले कर्ता फिर क्रिया दे देनी है। अंग्रेजी में उल्टा होता है। अंग्रेजी में जब हम लिखते हैं तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन इसमें क्या है, जिस तरह से हिंदी में है बस उसी तरह से संस्कृत में आपको रख देना है। जैसे वह पढ़ता है तो वह का अंग्रेजी रखिए सह, और पढ़ता है तो पढ़ती। वह पढ़ती है, पढ़ता तो सह पढ़ती, और वह पढ़ती है तो सा पठती। तो इस तरह से हम अनुवाद बना सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो हम पूरा विश्वास के साथ कह रहे हैं कि अगर इस फ्रेम को आप याद रखिए तो अनुवाद बनाने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। और यदि इसको समझने में दिक्कत हो तो वीडियो को रोक रोक करके धीरे धीरे आराम से अपने कॉपी पर, नोटबुक पर आप इसको उतार सकते हैं और फिर इसको आसानी से समझ सकते हैं। और इसी फ्रेम से कोई भी लकार हो, फ्रेम यही रहेगा, केवल धातु रूप बदलेगा। आप समझ लीजिए, केवल और केवल बदलेगा तो धातु रूप बदलेगा, कर्ता यही रहेंगे। कर्ता में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। सह जहाँ पर है वहाँ पर हो सकता है कि हो बालक, हो सकता है कि बालक हो, तो सह जैसे थर्ड पर्सन हुआ उसमें ही सी इट और एक नाम होता है अंग्रेजी में, इसमें भी स होता है, उसके जगह पर एक बालक हो सकते हैं। और जब 2 बालक की बात होगी तो बालकौ बालका, तो उसका शब्द रूप होता है। उस शब्द रूप के आधार पर हम रखेंगे, लेकिन धातु रूप लकार के अनुसार धातु बदलेगा, तो लकार के अनुसार धातु बदल करके हम अनुवाद कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो इस फ्रेम को आप लोग बिल्कुल आसानी से सीख लीजिए और आप आसानी से संस्कृत में अनुवाद बना सकते हैं। थैंक यू।